सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक और हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। आज अप्रैल की 26 तारीख है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सन 2023 है जी, और इस उम्मीद के साथ कि आप जब हमारी नशियात के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारी ये उम्मीद रहती है कि आप ज़रूर अपना रद्दअमल देंगे, अपनी आरा रखेंगे, अपनी बात हमारे साथ शेयर करेंगे। और शेयर करने के लिए आप जो राब्ता साइटें हमारी हैं, चाहे फेसबुक का हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कू हो, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in हो, वहाँ पर आप ज़रूर अपना रद्दअमल देते हैं। और पिछले 1-2 दिन से लगातार शिकायतें आपकी तरफ से हैं कि जनाब कॉल्स को लिया नहीं जा रहा है। दरअसल कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर कल भी हमने बड़ी कोशिश की थी कि कॉल्स को थ्रू किया जाए, नहीं हो पाई हैं। आज ज़रूर कुछ तब्दीलियों के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम कराया जाए 9:40 के आसपास। तो इस उम्मीद के साथ कि आप प्रोग्राम को देखते रहेंगे। इस प्रोग्राम में जहां हम बात जम्मू कश्मीर की सियासत की आपके सामने रखेंगे, वहीं पर दिल्ली की सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और भी कुछ अहम तरीन मामलात होंगे जिनका ताल्लुक आपके साथ, हमारे साथ है और हमारे माशरे के साथ है। बने रहेंगे आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबर तह तक गुलिस्तान न्यूज़ आपको हर पल दिखाता है। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़, और आगाज़ में आपको बताते चले कि मेरे दोनों साथी दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ है, ज़हूर भी और आसिफ भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आपको बताएंगे कि आज के दिन में क्या कुछ खास है। खुशामदीद कहते हैं आप सभी को मॉर्निंग शो में। मैं हूं आसिफ रशीद, ज़हूर मेरे साथ हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ करेंगे। आज के दिन की अहमियत क्या है, इस पर रोशनी डालना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में, यानी 26 अप्रैल साल 2023 का चौथा महीना, 5वें हफ्ते में हम दाखिल हुए हैं, और ये आखिरी हफ्ता जिसकी 26 तारीख, जिसके कुछ बड़े इवेंट्स हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। सबसे पहले नज़र उन इवेंट्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़हूर ओला भी आपके साथ। आज अप्रैल की 26 तारीख है साल 2023। ताहम आज के दिन के हवाले से माजी में क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। आज के दिन 2005 में शाम ने लेबनान से अपनी फौज का इनखिला ख़त्म किया था और 29 साल कब्जा ख़त्म किया था लेबनान पर। और आज के दिन 2003 में साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर कराची में कातलाना हमला हुआ था। वो आज ही का दिन था, 26 अप्रैल साल 2003 में, और गुज़िश्ता साल ये इंतकाल कर गई। और आज के दिन 1926 में जर्मनी और रूस के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुज़ाकरात हुए थे और दोनों के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हुई थी। और आज के दिन 26 अप्रैल 1804 में हेनरी एडिंगटन ने बरतानिया के वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। आज का दिन था। और आज के दिन 26 अप्रैल साल 2004 में इराक के नए परचम को तस्लीम किया गया आलमी सतह पर। और आज के दिन 2006 में हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान ने 6 मुआहिदों पर दस्तखत किए थे। ये भी आज के दिन हुआ था, 26 अप्रैल साल 2006 में। और आज के दिन साल 2007 में जापानी कंपनी सोनी ने 2010 तक भारत में $2 बिलियन के कारोबार का हदफ मुकर्रर किया था। वो आज ही का दिन था। सोनी कंपनी की जानिब से यह हदफ मुकर्रर किया था $2 बिलियन के कारोबार का। और आज के दिन 1932 में डॉक्टर असरार अहमद, इस्लामी मुफक्किर, आलमी दीन, स्कॉलर, इनका जन्मदिन है। ये आज के दिन पैदा हुए थे 1932 में। चलिए, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने क्या बड़ी बातें थी, चंद अहम नुकात या पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि एक तवील फहरिस्त हमारे सामने रहती है जो शायद कम वक्त में आपके सामने रखना मुश्किल होता है, लेकिन 8 बड़े पॉइंट्स आपके सामने हर रोज़ हर दिन के हवाले से आपके सामने रखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद आज शुरुआत खबरों की करेंगे, और सबसे पहले बात तालीमी निज़ाम की। जम्मू कश्मीर से शुरुआत आज के प्रोग्राम की फिर से। जम्मू कश्मीर की खबरों में आज ज़रा तालीम के निज़ाम की बात करते हैं, और बात करते हैं नाज़िम तालीम कश्मीर की, जिन्होंने एक और हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा अगरचे खुशाइंद है लेकिन देर से आया है, और ये देर से आया है इसलिए इस पर वक्त पर बात भी हो रही है और इस पर आपकी तनकीद भी हो रही है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के सबसे बड़े अफसर महकमा तालीम के डायरेक्टर का बड़ा ऑर्डर सामने आया है, और एक और इस हुक्मनामे के अंदर तमाम प्राइवेट स्कूलों को जिनकी ज़मीनें सरकारी हैं, ज़मीन सरकारी है लेकिन इमारत और इंतज़ाम प्राइवेट है, यानी प्राइवेट स्कूल सरकारी ज़मीन पर जहाँ जहाँ पर भी खड़ा है, उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी इंतहाई कमज़ोर
पसमानदा तबके से वाबस्ता लोग जो है, बच्चे जो है, उनके एडमिशन को यकीनी बनाया जाए इन स्कूलों के अंदर। और कितने बच्चों को एडमिशन लेना है जी? ये लेना होगा जी आपको 25% बच्चों को आपको इसमें एडमिशन लेना होगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से तमाम प्राइवेट स्कूलों के लिए यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और साथ साथ जितने भी मुतल्लिका अफसरान हैं, यानी जो सीईओज हैं, उनसे यह कह दिया गया है कि फरिश्तों को तरतीब और तहरीर किया जाए ताकि तमाम स्कूलों पर नजर रखी जाए। अब ये ऑर्डर कब आया है? क्यों ये लोग चला रहे हैं? क्यों लोग चला रहे हैं? स्कूलों पर प्राइवेट स्कूल भी साफ कर दी है कि वो तमाम तर फरिश्ते जो है वो तैयार करें और सेक्शन 12(1)(c) राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है, उसकी रूह से तमाम प्राइवेट स्कूलों पर यह लाजमी करार दिया गया है कि वो अपने रोल के अंदर, यानी जितना इनटेक कैपेसिटी उनकी है उसके 25% बच्चों को, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बच्चों को अपने कैचमेंट एरियाज के अंदर जो है वो एडमिशन दिया जाए। तो बड़ी खबर ये है जी कि प्री स्कूल एजुकेशन और फिर आगे के लिए ये 25% जो है वो बात कही गई है कि जनाब ये एडमिशन्स होने चाहिए। अब ये एडमिशन्स की खबर कब आ रही है? जब जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिशन का प्रोसेस, स्पेशली कश्मीर सूबे के अंदर एडमिशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट 99% मुकम्मल हो गया है। जब मैं 99% की बात कर रहा हूँ, आपने प्राइमरी में जाना था, प्री में जाना था या प्रिपरेटरी में जाना था, ऑलमोस्ट हर एक प्राइवेट स्कूल ने, बड़े नामी गिरामी स्कूलों ने और ऑलरेडी ये प्रोसेस कर दिया और आज ये ऑर्डर जारी करके किस तरीके से इसका निफाज अमल में लाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। ये वालिदैन की तरफ से पूछा जा रहा है। और फिर वो कौन सा बड़ा स्कूल है जिसके पास सरकारी जमीन नहीं है? श्रीनगर के अंदर सूबा कश्मीर के जितने भी नामी गिरामी 8 से 10 बड़े प्राइवेट स्कूल है, सबके पास सरकारी जमीन है, चाहे वो लीज पर ली गई है या किसी तरीके से उनको दी गई है, सरकारी जमीन है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन पर किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं है। लाल चौक के गिरद नवा से लेकर मजाफात तक जब आप नजर डालेंगे तो शायद ही आपको कोई ऐसा बड़ा स्कूल दिखेगा जिसकी अपनी बिल्डिंग हो, अपनी जमीन हो। लेकिन जहां पर भी सरकारी जमीन वाला मामला है, वहां पर अब सरकार ने यह कहा है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी पसमानदा तबके से वाबस्ता बच्चों को आप एडमिशन देंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? कौन इसको देखेगा और किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा, एक बड़ा सवाल है, जबकि ये पूरा एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा, जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ था तब भी जिला इंतजामिया के एक बड़े अफसर की तरफ से यह हुक्म जारी किया गया था और यह कहा गया था कि जनाब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चों को रखा जाए और वो फरिश्ते तहरीर की जाए, वो अपलोड की जाए, अवाम को बताया जाए और सबको पता लगे कि किस स्कूल ने कितने किए, उस हुक्मनामे पर कितना काम हुआ है, ये सबके सामने। बहरहाल आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का नया ऑर्डर आया है जिसमें तमाम प्राइवेट स्कूल जिनकी जमीनें सरकारी है, गवर्नमेंट लैंड पर जो खड़े हैं, उनके लिए 25% जो WS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन को लाजमी करार दिया गया है और इस तरीके से CEOs को कह दिया गया है कि वो तमाम फरिश्ते मुकम्मल करें और कमेटियों का तश्कील दिया जाए ताकि उन स्कूलों पर नजर रखी जाए। वालिदैन का सवाल है कि जनाब बड़ी लेट हो गई है जब ये ऑर्डर हमारे सामने आया है, क्योंकि लगभग 99% एडमिशन्स मुकम्मल हो गए हैं। चलिए, तालीमी निज़ाम के बाद बात ज़रा सिक्योरिटी के ताल्लुक से भी, और जम्मू कश्मीर पर अब सबकी नज़रें हैं क्योंकि लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी G20 इजलास, तैयारियां या फिर इंतजामात को हतमी शक्ल देने का सिलसिला गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जारी है। लद्दाख में बाद में चलेंगे, आपको बताएंगे एक बड़ा इवेंट जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ में जो हमला हुआ, बिलखुसूस जम्मू के अंदर हमने देखा सिक्योरिटी अलर्ट काफी ज्यादा था, तो जम्मू के अंदर इस सारी सूरत हाल का जो एक तो सलामती सूरत हाल है, दूसरा G20 इजलास के हवाले से तैयारियां, इंतजामिया पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस ताल्लुक से एक अहम इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मुनक्किद हुआ है और भाटा दूनिया जो अटैक हुआ था जिसमें 5 फौजी जवानों की हलाकत हुई थी, उस
हमले के बाद आज 7वां दिन है जब ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। रात के वक्त में भी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ एक आला सतही इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ब्रीफ किया गया है। ताजा तरीन सूरत हाल से आगाही उन्हें दी गई है और कुल मिलाकर जब यह हाई लेवल मीटिंग हुई है तो यूनियन टेरिटरी के अंदर, बिलखुसूस जम्मू प्रोविंस के अंदर सिक्योरिटी सिनारियो, जहां पर टॉप सिविल ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, जिनकी तरफ से अभी तक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस और बाकी सारी चीजें जो हुई हैं उसके मुतालिक एलजी को ब्रीफ किया गया। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर भी हैं, यह हमला कब हुआ है, जब टाइमिंग साथ साथ G20 इजलास की है। आप देखेंगे कि 22 से 24-25 मई तक यूनियन टेरिटरी के अंदर तैयारियां तो आज से चल ही रही हैं, लेकिन एक बड़ा इजलास जब होगा, 100 से ज्यादा जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स होंगे वो वादी कश्मीर पहुंचेंगे, तो उससे पहले सिविल और पुलिस महकमों की जो जिम्मेदारियां हैं उसके मुतालिक भी गुफ्तगू बड़ी तफसीली हुई है और ब्रीफ किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। मीटिंग में खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, दाखिला सेक्रेटरी आर.के. गोयल मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के मौजूद थे। इसके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह जिन्होंने पुलिस की अभी तक की जो कारकर्दगी और कामकाज रहा है उस पर ब्रीफ किया और मौजूदा सूरत हाल में जो रोल है एडिशनल डीजीपी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जम्मू और इसके अलावा तमाम जो 4 DIGs हैं प्रोविंस के काम करने वाले हैं, जिनमें शक्ति पाठक, सुलेमान चौधरी, सुनील गुप्ता और डॉक्टर हसीब मुगल, जो कि उस एरिया को पर्टिकुलरली देखते हैं जहां पर एरिया के बाद ये तलाशी कार्रवाई चल रही है, यानी जो राजौरी पूंछ रेंज है वहां से सारी सूरत हाल पर उन्होंने ब्रीफ किया है। तकरीबन इतलात के मुताबिक 3 से 3.5 घंटों तक मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट में हुई है और ताजा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ, सिक्योरिटी सिनारियो, इंटरनेशनली जो एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जम्मू कश्मीर पर, उस हिसाब से भी फोकस है क्योंकि प्रेसिडेंसी इस वक्त G20 की भारत के पास है, तो जम्मू कश्मीर भी एक अहम इस बार जो है वो सुर्खियों में इस वजह से है। तो वो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं ब्रीफली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस ऑपरेशन के बाद इस मीटिंग को ज्यादा अहमियत दी जा रही है वो ऑपरेशन भी आज इस वक्त जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं तो 20 अप्रैल 3 बजे दोपहर को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो इस वक्त इशफाक 7वें रोज में दाखिल हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में आला सतही सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास तलब किया गया था, जिसमें बटादूरिया मामले पर तफसीली गुफ्तगू की गई और फिर G20 इजलास को ऐसा तरीके से कराया जाए और मिलिटेंट कोई भी कार्रवाई ना करें, इस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताम ज़राए के मुताबिक ये मीटिंग 3 से 3.5 घंटे तक रही है, जिसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। तो बात जहां एक तरफ से हो रही थी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से बात हो रही है, तो पनून कश्मीर की तरफ से भी जब सिक्योरिटी सूरत हाल जम्मू कश्मीर की इस वक्त है, सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था, तो पनून कश्मीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरिए सरकार की तनकीद की गई और 2-4 चीज़ों का हवाला दिया गया। मौजूदा वक्त में हाल ही में साउथ कश्मीर के अंदर जो आखिरी मरतबा जो टारगेट किलिंग के वाक़यात थे वो तो गिनवाए ही, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस नारे और दावे पर सवाल उठाए गए कि मौजूदा वक्त में आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हुई है और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ऐसे में इस हमले को लेकर सरकार की हिकमत अमली, सरकार की पॉलिसीज और सरकार के इस दावों पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, पनून कश्मीर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार का ये बार बार बोलना कि हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव विक्ट्री लगभग उसकी कगार पे खड़े हैं, इस बात को लेके जो हाल ही में पुंछ में हुआ उसके बाद हम फिर से भारत सरकार को चेता रहे हैं। 3 यार्डस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम समझते हैं कि यहाँ के हालात सुधरे नहीं है। पहला यार्डस्टिक है जो राजौरी पुंछ में पिछले 2 साल से हो रहा है, हमारे आर्मी के जवानों की हत्याएं हो रही हैं और आतंकवाद के नाम पे किसको जिम्मेवार ठहराया गया, किसको मार रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं है। लग रहा है कि राजौरी पुंछ के जंगल हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, 2 बार भाजपा के टाइम पे 2 बार कश्मीर में संपूर्ण रूप से रिलीजियस क्लींजिंग हो गई, वहां पे सिलेक्टिव जिनोसाइडल हत्याएं करके वहां से लोगों को निकाला। उस बात को का संज्ञान लिए बगैर उन सब लोगों को बोलना है कि तुम्हारी नौकरी बंद कर देंगे, तुम्हारा रोजी रोटी बंद कर देंगे, तुम उसी माहौल में रहो।
तो 2 रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन्स बीजेपी के टाइम पे हुए हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, जम्मू कश्मीर जो ड्रग ट्रेड का या ड्रग हब बन गया है इंडिया का, नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को माना जाता है कि नंबर 1, लेकिन वो 4-5 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप सेपरेटली यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर ने पंजाब को भी पीछे छोड़ा है और नॉर्थ ईस्ट को भी पीछे छोड़ा है। और ड्रग का डायरेक्टली ताल्लुक रहता है इसके साथ, टेररिज्म के साथ दुनिया में। अगर ड्रग ट्रेड बढ़ रहा है, इसका मतलब आतंकवादी तंत्र, आतंकवादी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलाइव है और वो बढ़ रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को आंकलन करने का तरीका चेंज कर लीजिए। अदरवाइज हमको लगता है कि आप एक खुदकुशी के एक राह पे हो और लोगों में और भी आगे आने वाले समय में घातक हमले होते रहेंगे। चलिए जनाब, ये तो मामला था सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक तरफ से हालात को जायजा ले रहे थे, दूसरी तरफ से पनन कश्मीर सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही कि किस तरीके से हालात को बेहतर बनाने के दावे पेश किए जा रहे हैं, जबकि हालात बतदरीज खराब हो रहे हैं। और जो नई वबा जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आ रही है वो मंशियात की है और मंशियात के दलदल में जम्मू कश्मीर फंसता जा रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा श्रीनगर की करते हैं, जहां पर अबूर मरूर मुश्किल होते जा रहा है और हुकूमती सतह पर जो दावे किए गए थे वो सारे सराब साबित हो रहे हैं। कश्मीर शोबे से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि जनाब आवारा कुत्तों की दहशत से शहर में जिंदगी इंतहाई अजीरन हो गई है और पिछले 12 महीनों के दौरान जो एदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं, आवारा कुत्तों के काटने की तादाद भी, यानी जो कन्फ्लिक्ट होता है जब अक्सर हम शहर के अंदर देखते हैं, श्रीनगर शहर के अंदर देखते हैं या सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से देखते हैं, वो तादाद आवारा कुत्तों के काटने की, डॉग बाइट्स की लगातार बढ़ रही है। और श्रीनगर के तमाम इलाकों के अंदर सिविल लाइन्स हो या डाउनटाउन हो, अब अबूर मरूर जो है वो इंतहाई मुश्किल बन गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद कुत्तों की, आवारा कुत्तों की बन चुकी है और ये इंतहाई खतरनाक कुत्ते अब बन रहे हैं और चलना फिरना काफी मुश्किल हो रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार दावे और वादे पे किए गए थे कि इन सभी मामलों पर नजर रखी जा रही है, नसबंदी की जा रही है, लेकिन हालात ये है, शहर तो शहर, गांव देहात के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई अबतर है और हर दिन SMHS अस्पताल के अंदर पेशेंट्स का आना जारी है। और SMHS अस्पताल की जहां तक बात है तो एंटी राइबीज क्लिनिक जो श्रीनगर के अंदर है उसमें यह बात साफ कर दी गई है कि तकरीबन 6875 डॉग बाइट केसेस जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं जी पिछले साल, और 1 अप्रैल सन 2022 से 31 मार्च सन 2023 तक तकरीबन 6000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं सरकारी तौर पर इस अस्पताल के अंदर। और जब डिटेल्स दी गई तो ये साफ कर दिया गया कि जनाब ये जो आवारा कुत्ते जिस तरीके से शहर और देहात के अंदर इस वक्त पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है, इससे आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। और डिटेल्स देते हुए ये साफ कर दिया गया कि 4912 एनिमल बाइट्स केसेस रिकॉर्ड की गई श्रीनगर के अंदर। ये ACR श्रीनगर का SMHS का रिपोर्ट है जी। फिर जिला बड़गाम के अंदर जब आप एक साल का आंकड़ा देखेंगे, मार्च तक का फिगर देखेंगे तो 317 केसेस श्रीनगर अस्पताल के अंदर रिकॉर्ड किए गए। बारामूला से 201 रिकॉर्ड किए गए, 135 के करीब कुपवारा में, 160 से ज्यादा बांडीपोरा में, 301 गांधरबल में, 221 पुलवामा में, 140 के करीब शुपिया में, और इसी तरीके से कुलगाम और अनंतनाग और दीगर अजला में भी ट्रिपल डिजिट में सारे फिगर जो है वो नजर आ रहे हैं। एक तरफ से ये आ रहा है जी। फिर जब आप इसको और खंगालते हैं, रिकॉर्ड को और खंगालते हैं, तो पता लग रहा है कि जनाब ये सिलसिला थम नहीं गया है। सरकार ने जरूर कहा था कि हमने नसबंदी की है जी, हम एंटी राइबीज मूवमेंट को और ज्यादा तेज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर भी दवाएं रहेंगी, वहां पर तो ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, सारा श्रीनगर आ रहा है, जिसकी वजह से SMHS के ऊपर दबाव भी है। दूसरी तरफ से अवाम ने सरकारी इंतजामिया और सरकारी मशीनरी पर भी सवाल उठाया। सीधे श्रीनगर, फैसल हमारे साथ है। फैसल, जब हम शहरी श्रीनगर की सबसे पहले बात करें तो एदाद-ओ-शुमार बड़े खतरनाक है जो सामने आ रहे हैं जी। हर महीने वाइज जब मैं देखता हूं तो ट्रिपल डिजिट में ये फिगर चले गए हैं
और इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। और जब हम सरकारी दावों की बात करते हैं, शहर श्रीनगर के अंदर बाबाई शहर ने जब दोबारा टेक ओवर किया था तो ट्वीट किया था और अपनी प्रायोरिटियों में उन्होंने ये कहा था कि शहर के अंदर कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी और ये सारा मामला जो है जी इसको ठीक किया जाएगा ताकि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो दहशत इस वक्त शहर के अंदर है वो देखने को ना मिले। शहर तो शहर, अब तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और तहसील लेवल तक भी खबरें ये आ रही है कि गांव देहात में भी चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आवारा कुत्तों की। देखिए बिल्कुल, अगर हम कुत्तों की बात करें तो ये हकीकत है कि आप में सिर्फ खाली श्रीनगर का इजाफा हो रहा है बल्कि जो बाकी गांव जाते हैं वहां पे भी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वजह है कि क्यों ये जो है कुत्तों की तादाद जो है लगातार बढ़ रही और क्यों ह्यूमन कन्फेडरेशन ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हम इसकी वजह जो है वो ये है कि ओपन गार्बेज शेड है हमारे शहर श्रीनगर में, जिनका अभी तक कोई अल्टरनेट नहीं सोचा गया है। ये ज्यादातर ये देखा गया है उन इलाकों में ये जो डॉग बट के सामने आते हैं जिन इलाकों में जो है ये ओपन गार्बेज शेड रखे गए, यानी जो गार्बेज वो गार्बेज डस्टबिन वो बड़े बड़े वो जिन एरिया में इंस्टॉल किए गए हैं जहाँ पे लोग भी कूड़ा करकट उन डस्टबिन में डालते हैं, तो वहीं पे ये सारा मामला जो है ज्यादा पेश आता है। चाहे करानगर की बात हो, डलगेट की बात हो या बाकी ऐसे इलाके जहाँ पे ओपन गार्बेज शेड रखे गए, जब तक ना कुछ उनका अल्टरनेट सोचा गया। हालांकि स्मार्ट सिटी के तहत कहा गया था कि अभी हम अंडरग्राउंड गार्बेज शेड्स बनाएंगे ताकि ये जो कुत्तों की भरमार पूरे शहर में बनी हुई है इसको कम किया जा सके। लेकिन ताहम कई सालों से यह बातें हम सुन रहे हैं कि ओपन गार्बेज शेड्स को जो है हम बंद करेंगे और इनको अंडरग्राउंड करेंगे, उनका प्रोसेस चला, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन वही एक तरफ से हम कह सकते हैं अब किस्मती से ये सामने आया है कि जो एंटी रैबिस सेंटर टेंकपुरा में था, हालांकि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ टाइम तक सिक्योरिटी ने भी टेकअप किया था, उनमें वहाँ पे सिक्योरिटी भी थी तो उस वजह से उसमें काम रुका हुआ था। लेकिन हाल ही में मैं वहाँ पे गया था तो उसमें अभी थोड़ा बहुत ही काम बाकी है और करीबन जो वहाँ पे हमें ऑफिशियल से पता चला तो दिन में करीबन 40 से लेकर 60 तक की सर्जरी वहाँ पे होगी, एंटी रैबिस जो है वहाँ पे होगी और इसके साथ स्टेरिलाइजेशन भी होगी। और उनका मानना था कि आने वाले दिनों में जो है ये कुत्तों की जो भरमार है, हालांकि वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कुत्तों की भरमार है वो काफी ज्यादा है और उनका मानना था कि आने वाले दिनों में जैसे ही एंटी रैबिस सेंटर जो है कंप्लीट होगा उसके बाद जो काफी ज्यादा राहत यहाँ पे मिलेगी। हालांकि ये सिर्फ अब जिस तरह से आपने भी कहा कि ये सिर्फ अब श्रीनगर की बात है, जहाँ तक अब श्रीनगर के टेंकपुरा में ये एंटी रैबिस सेंटर बन रहा है, स्टेरिलाइजेशन सेंटर बन रहा है, तो जिस तरीके से आदाद-ओ-शुमार सामने आया है तो मुझे लगता है कि ये अब हर एक जो है इलाके में होने चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए जिस तरीके का आदाद-ओ-शुमार सामने आया है। और जो आदाद-ओ-शुमार करीब 50,000 के करीब डॉग बाइटिंग केसेस जो है पिछले 5-10 सालों में सामने आए हैं, तो ऐसा लगता है कि अब जो श्रीनगर पे फोकस किया जा रहा है कि एंटी रैबिस सेंटर बनाएंगे या इसके साथ स्टेरिलाइजेशन कराएंगे, सर्जरीज कराएंगे, तो मुझे लगता है कि इनकी जरूरत अब पूरे जो जम्मू कश्मीर में लगने वाली और जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब ये सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुहामा में एक सेंटर बनाने की बात हो रही थी जहाँ पर नसबंदी होगी जी आवारा कुत्तों की, फिर ये भी कहा गया कि टेंकपोरा बाईपास के अंदर भी एक होगा, लेकिन कैसे इस चीज़ से निपटा जाएगा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आपके एदाद-ओ-शुमार 50,000 के आसपास केसेस अगर आप देखते हैं, खंगालते हैं, वो हमारे सामने एंटायर जम्मू कश्मीर से, तो मामला सिर्फ कश्मीर का नहीं है, फिर जम्मू से भी इस तरीके की इतलात और ख़बरें आ रही हैं। तो ज़रूरत यह है कि एक जामिया और मनसूबाबंद तरीके से इस पर काम हो और जो लगातार कोशिशें हो रही हैं उसको किसी न किसी तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से आवाम को यहाँ से राहत मिल सके। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात Y20 इजलास की करते हैं, क्योंकि लद्दाख आज सुर्खियों के अंदर है और 5 अगस्त 2019 के बाद माना जा रहा है कि सबसे बड़ा इवेंट जो है वो आज से लद्दाख के अंदर होने जा रहा है। लद्दाख में Y20 समिट का आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जा रहा है और 30 मुल्कों से तकरीबन 100 के करीब मंदुबीन जो है वो आज इस इजलास के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। खबर यह है कि 27 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर यानी कल वजीर अनुराग ठाकुर जो है वो इस सेशन से खिताब भी करेंगे और इस तरीके से पिछले कई दिनों से जो तैयारियां लद्दाख के अंदर की जा रही थी Y20 सेशन के हवाले से, उसमें अब जो हतमी शक्ल है वो कल देखने को मिली जब डेलीगेट्स आए, उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और आज से बाज़ाब्ता तौर पर सेशन का आगाज जो है वो किया जाएगा। G20 समिट के
जब से प्रेसिडेंसी भारत को मिली है उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हाथ में लिया गया है और उन्हीं प्रोग्रामों के अंदर Y20 भी है। और आज लेह के अंदर सबसे बड़ी तकरीब लद्दाख की होने जा रही है, जहां पर तकरीबन 30 ममालिक के 100 से ज़्यादा डेलीगेट जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। 26 तारीख को कल उनकी आमद हुई थी। आज से प्रोग्राम शुरू होगा जी। आज 27 तारीख है, कल भी वो वहां पर मौजूद रहेंगे। आज 26 है, कल 27 है और 28 है। 3 दिन तक 26 से 28 तारीख तक इस प्रोग्राम को वहां पर कराने की बात जो है वो कही जा रही है। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अरेंजमेंट्स ऑल वेल हैं जी। और जो मंदुबीन कल वहां पहुंचे हैं उन्होंने पहली बार, कुछ लोगों ने लद्दाख को देखा था कि, लेकिन लद्दाख की आवाम के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जज्बा देखने को मिल रहा है और नौजवान जो है वो पूरी तरह से तैयार है इस समिट को कामयाब बनाने के लिए। मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर कल इस पूरे मामले से, इस समिट से जो है वो खिताब करेंगे। और स्वागत विश्वास जो सूबाई कमीशन लद्दाख है और सबसे सीनियर ऑफिसर है लेह के अंदर, उनका मानना है कि तमाम अरेंजमेंट्स पहले ही मुकम्मल कर दिए गए थे। महकमा तालीम और दीगर जिम्मेदारों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे दी है। क्विज किए जा रहे हैं, कॉलेज एंगेजमेंट्स हो रही हैं और दीगर चीज़ें जो है वो महकमा तालीम के साथ मिलकर Y20 इजलास के अंदर किया जाएगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये एक बड़ा थीम है जी इस साल इस इजलास के अंदर जो चल रहा है जी। Y20 हो या G20 के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा स्ट्रक्चर दिया गया है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। सीधे लद्दाख चलेंगे जहां से हमारे साथी ज्वाइन करेंगे जी। मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल जब शुरुआत हो रही थी तो काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग मालिहाना इस्तकबाल कर रहे थे और फिर ऑफिशियली कल हमने देखा ये भी कि कर्टन रेजर के तौर पर एक छोटी सी तकरीबी रात देर गए मुनक्किद हुई थी और आज से बाज़ाब्ता तौर पर लेह के अंदर एक जामिया प्रोग्राम है। पहले ज़रा प्रोग्राम के हवाले से तफसील बताएं कि कितने बजे प्रोग्राम शुरू होगा और क्या क्या आज के दिन के शेड्यूल के अंदर है। जी गौहर साहब, आपको बताते चले जिस तरह से Y20 का आगाज G20 के तहत, G20 के अंदर लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। और आपको बताते चले इस साल का Y20 काफी महत्वपूर्ण और हिस्टोरिक होने जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से 30 कंट्रीज से 100 से अबव जो डेलीगेट्स हैं वो Y20 के इस प्री समिट में शिरकत कर रहे हैं। आप जानते हैं कल कर्टेन रेजर इवेंट के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग के साथ इस इवेंट का आगाज हुआ था और आज से लगातार 3 दिनों के लिए प्री समिट चलेगा। और इस साल का जो Y20 का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन लाइफ, वन फ्यूचर। और इसी के चलते यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेह में खासकर कड़ी से कड़ी इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से और जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। और ग्रैंड रिसेप्शन जो डेलीगेट्स मुख्तलिफ कंट्रीज से आ रहे हैं उनको ग्रैंड रिसेप्शन दिया है लोकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स और खतक्स के साथ। तो आपको बताते चले आज दिन में अलग अलग इवेंट्स देखा जाएगा और दिन में खासकर मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं वहां पे जितने भी डेलीगेट्स हैं उनको लिया जाएगा और लेह लद्दाख की जो खूबसूरती और यहाँ की जो यूनिक आइडेंटिटी और यूनिक टोपोग्राफी उन तक पहुंचाया जाएगा। और इस पूरे 3 दिनों के इवेंट में अलग अलग इवेंट होगा, इन हाउस टेक्निकल सेशन होंगे और युवा संवाद होगा। युवा संवाद में जिस तरह से यूनियन मिनिस्टर ऑफ अनुराग सिंह ठाकुर वो कल आएंगे और मुख्तलिफ डेलीगेट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और साथ ही साथ जो अहम इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और इनोवेशन जिसमें खासकर इनोवेशन है, इनोवेशन 4.0 है, इंडस्ट्री है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और एंड रिकंसिलिएशन है, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन है और इस तरह के अहम इश्यूज पे डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस इन 3 दिनों में होंगे। तो फिलहाल आज की अगर आपको बात करें, आज मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल साइट्स में अलग अलग डेलीगेट्स को जाके लेह के जो विसिनिटी में जो अहम मुकामात है वहां पे ले जाके उनके बारे में ब्रीफिंग दिया जाएगा। जी मोहम्मद इसाक, क्या अवामी नुमाइंदों से LHDC के जो जिम्मेदारान हैं उनसे या कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे भी मिलने का शेड्यूल है किन किन मकामात पर? और ये पहले दिन सिर्फ आज सयाहती मकामात या मजहबी मकामात का रुख करना है या फिर आज मीटिंग्स होंगी और उसके बाद बाकी दौरों का सिलसिला शुरू होगा?
जी, जिस तरह से आज मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स है, वहां पे उनको लिया जाएगा। और आपको बताते चले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से इस इवेंट को होस्ट कर रहा है और लेह में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बड़े पैमाने पे इसको होस्ट किया जा रहा है। तो आज से इन इवेंट्स के बाद जो फॉलो अप एक अहम इवेंट इवनिंग में होगा, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख शिरकत करेंगे। लद्दाख हार्ट में जो है वहां पे लद्दाख के जो आर्ट एंड क्राफ्ट को शोकास किया जाएगा। और कल अहम इवेंट है, क्योंकि कल के अगर हम बारे में आपको बताते चले, कल इनॉग्रल सेशन रखा गया है और इनॉग्रल सेशन में इन हाउस जो है टेक्निकल इवेंट होगा, जहां पे यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर खुदा के लोगों से और जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो तलबा है उनका भी एक इंटरेक्शन सेशन है, और फिर अवाम जो है, लोकल लोग जो है, वो किस तरीके से इस इवेंट को देख रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त सन 2019 जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी है, ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट लद्दाख के अंदर होने जा रहा है। जी, यकीनन ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद होने जा रहा है, क्योंकि Y20 के जो मेन अहम मुकामात हैं, जिसमें वाराणसी, गुवाहाटी और लेह है, तो ये काफी अहम इवेंट जो है माना जा रहा है। लोग भी इस इवेंट को लेके काफी लोगों की पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात की, इससे पहले G20 के अंदर रनअप जो इवेंट्स है, मुख्तलिफ लद्दाख के अंदर जो कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटी से वहां पर रनअप इवेंट्स हुआ था, और उस वक्त जो है सस्टेनेबिलिटी को लेके जो अलग अलग कंपटीशन भी किया गया था। तो वहां से जो कंपटीशन में टॉप किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जो है यूनियन मिनिस्टर के साथ और जो डेलीगेट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका जो है कल के इनॉग्रल सेशन में मिल सकता है। जी चलिए, 3 रोजा इवेंट शुरुआत आज से हो रही है। सयाहती मकामात, मजहबी मकामात, मुलाकातों का सिलसिला ये 2-3 दिनों में चलेगा। और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी, जो कि जब बात युवाओं की या नौजवानों की हो रही है तो इन तमाम मंदूबीन से वो खिताब भी करने वाले हैं। और सबसे अहम चीज़ इसके अलावा वाराणसी जो दूसरा मकाम रखा गया है Y20, जो G20 के बैनर तले ये इजलास मुनक्किद हो रहे हैं। लेह के बाद अब वाराणसी अगला जो पड़ाव होगा, वहां पर भी ये तमाम मंदूबीन जाएंगे और उसके बाद मीटिंग्स का नया दौर शुरू होगा। चलिए जी, लद्दाख की इस खबर के बाद एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा भारत, पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। और Y20 का इजलास यानी G20 का समिट तो अपनी जगह, लेकिन एक और समिट भी होने जा रहा है, उस समिट के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।